नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी यूपी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। प्रतीक कई दिनों से बीमार थे। 38 साल के थे प्रतीक यादव। ऐसे में अखिलेश यादव जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का आज सुबह निधन हो गया। ऐसे में 38 साल के प्रतीक यादव थे और अखिलेश यादव जो है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आज लखनऊ के अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई थी। इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। और अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि प्रतीक यादव को क्या समस्या थी। फिलहाल अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियों को छोड़कर गए हैं। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही नेताओं और जान पहचान वालों का लखनऊ के सिविल अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रतीक की तबीयत देर रात बिगड़नी शुरू हो गई थी और रात में प्रतीक को थोड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। और जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें तत्काल ही अस्पताल ले जाया गया। वहां उनके निधन की सूचना सामने आई। प्रतीक यादव भले ही सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन वो हमेशा देश के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार में गिने जाने वाले यादव परिवार का अहम हिस्सा रहे। वो मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। परिवार की राजनीतिक विरासत बेहद ही बड़ी होने के बावजूद भी प्रतीक ने कभी चुनावी राजनीति में कदम नहीं रखा। उनकी पहचान एक बिजनेसमैन और फिटनेस प्रेमी के तौर पर ज्यादा रही। उन्होंने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई की थी और इसके बाद से रियल एस्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री में खुद को स्थापित किया था। में अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में आज सुबह निधन हो गया। 38 साल के प्रतीक यादव थे। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहित कश्यप जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। रोहित जी, अभी हम सुबह केजीएमसी के जो पोस्टमार्टम हाउस वहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे जो सिचुएशन ये है कि अभी अखिलेश यादव यहाँ से प्रतीक यादव के पास जो मर्करी में है वहाँ पे आए थे। काफी समय उन्होंने दिया है, उसके बाद वो वापसी रवाना कर गए हैं। अब देखना ये है कि कितनी देर में जो डेड बॉडी है वो की जाती है। बिल्कुल, ऐसे में मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करूं तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? रोहित, क्या इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई अभी तक? अगर मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो अभी तो पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है और अभी साथ कहा जाए कि अभी डेड बॉडी निकलने को ही है और इसके बाद ही जो मेडिकल चार्ट में निकल के आएगा उसके बाद जो मीडिया सेल से जो भी जानकारी प्राप्त होगी वो आपको मिलेगी। बिल्कुल, ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया, ये बेहद ही ये दुखद घटना जो है सुबह सुबह निकलकर सामने आई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अस्पताल ले जाने से पहले ही उनका घर पर निधन हो गया था। रोहित जी हाँ, अगर बात करी जाए तो ये सुबह की घटना है। सुबह तकरीबन वो अपने किचन के आसपास वो कुछ कार्य से ही कुछ कर रहे थे और जिसके बाद वो अपने किचन में कहा जाए कि वो अपने मतलब जीवित अवस्था में नहीं थे, जिसकी पुष्टि सिविल हॉस्पिटल में करी गई थी। और अभी कुछ समय पहले 30 अप्रैल को वह गंभीर हालत में कहा जाए कि ये जो मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ का जो बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है लखनऊ का है, वहाँ भर्ती किए थे। कुछ हालत में सुधार होने के बाद वो अपने घर वापसी किए गए थे। बिल्कुल, ऐसे में रोहित क्या लग रहा है कि रिपोर्ट जो है वो कब तक सामने आ सकती है? रिपोर्ट अभी कुछ ही देर में आ जाएगी। अभी फिलहाल अभी प्रोसेस चल रहा है। पोस्टमार्टम होने ही के बाद ही कुछ ही समय बाद ही रिपोर्ट जो भी कहा जाए कि जिस तरीके से मौत की जो भी घटनाक्रम है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रोहित। बता दें कि अखिलेश यादव जो है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, रमेश ठाकुर जी हैं। उनसे जानते हैं कि अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आई है। सर नहीं नीता, बिल्कुल शॉक करने वाली खबर है जो सुबह सुबह सब लोगों को, जब लोग सो के उठे हैं बिल्कुल तो राजनीतिक गलियारों से ये खबर, क्योंकि बड़ा राजनीतिक परिवार है और प्रचलित परिवार है, उनमें अगर इस तरह की चीजें और वो भी बिल्कुल अचानक असमय मौत, अगर एक युवा 38-39 साल का व्यक्ति उसके साथ में जो
अपने शरीर के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता हो, बहुत ज्यादा परवाह करता हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ में अचानक वो भी बिल्कुल तड़के 5:30 बजे मौत हो जाती है, तो ये बड़ा मतलब अचंभित करने वाला मामला है। अब इसके पीछे कई सारी अगर परतें अगर खोली जाएं, जांच पड़ताल हो, तो अनीता मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे पर्दे खुलेंगे और ऐसी पर्दे हटेंगी जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अब उनकी वाइफ अपर्णा यादव, जो अभी बीच में हम लोगों ने खुद खबर चलाई थी कि बीच में उनके साथ तलाक की भी खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच में तलाक हो रहा है, लेकिन अचानक फिर दोनों साथ में आते हैं, फिर उन चीजों को खंडन करते हैं। और अभी मैं देख रहा था इस चीज को लेके कि प्रतीक यादव ने इससे पहले भी कई सारे इंस्टा पोस्ट करे थे जिसमें अपनी पत्नी को बहुत इच्छाधारी बताया था, बिल्कुल, स्वार्थी महिला बताया था। और ये होता है अनीता, जब कोई पॉलिटिक्स में जब जाता है और नई राह जो अपनाता है, अब इतना बड़ा सियासी परिवार, नेताजी मुलायम सिंह यादव के घर की बहू, अब वो खुद अपनी पार्टी छोड़ के जब भारतीय जनता पार्टी में जाती हैं और इच्छा शक्ति उनकी बढ़ जाती है, तो इसको लेके परिवार में जो संतुलन था वो भी बिगड़ गया था, और पारिवारिक लोगों के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये ऐसी कड़ियां हैं जिससे हम लोग बात कर सकते हैं। ये आज क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, जो ये कड़ियां मुझे लगता है जांच का विषय हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोला और समाजवादी पार्टी का झंडा उनकी पार्टी कार्यालय के गेट पे जाके जलाया। तो इस तरह की संबंध यहाँ तक इतने खराब हो चुके थे। बिल्कुल। तो ऐसे में मुझे लगता है सर कह सकते हैं कि पारिवारिक विवाद जो है या फिर मेंटली प्रेशर से वो ज्यादा परेशान थे, जितने बयान निकलकर सामने आ रहे थे अपर्णा यादव का एक तरफ से और प्रतीक यादव का एक तरफ से, तो मेंटली डिप्रेशन में चल रहे थे, परेशान थे। देखिए, प्रतीक यादव के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। वो राजनीति से अलग रहते थे, अपना जिम चलाते थे, उनका बिजनेस क्या है भगवान जाने क्या बिजनेस करते थे, लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही थी उनका बिजनेस ऐसा था, 1-1.5 करोड़ रुपए कमाते थे, अरबों का उनका वो व्यापार था। लेकिन मेरी ऐसी कोई जानकारी में है नहीं कि उनका कोई बिजनेस हो और जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो, सामने आया हो। लेकिन तक संबंधों वाली बात है, वो मियाँ बीवी में संबंध अच्छे नहीं थे, ये जग जाहिर है। बिल्कुल। वो अलग रह रही थी, वो भी अलग रह रहे थे, एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहता था। और अपर्णा यादव इस समय उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। तो राहें अगर कहें तो दोनों की अलग थलग पड़ी हुई थी। बिल्कुल। तो ऐसे में उनकी अचानक मौत हो जाना, और जो बंदा फिट है, और ये भी कहा जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया था, वो कई बीमारियों से ग्रसित थे। अभी कुछ दिन पहले वो लखनऊ मेदांता में भर्ती भी हुए थे, 10-15 दिन भर्ती रहे थे। उस समय अखिलेश यादव भी उनसे मिलने गए थे। तो कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो अभी मुझे लग रहा है इनिशियल लेवल पे इस मौत को जस्टिफाई करना या इस मौत के बारे में कोई किसी कारण को जोड़ना या दोषी, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी, और ये बड़ा वीआईपी मामला है। बिल्कुल। ऐसे में सर इतने बड़े राजनीतिक परिवार से प्रतीक आते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी राजनीति में सक्रिय नहीं थे। हाँ, ये देखो, ये इच्छाएं होती है। अगर आपके घर में कोई, आप मीडिया में हो, आपकी छोटी बहन या भाई हो, तो वो कहेगा कि भाई हमारे घर में एक तो मीडिया में है, मैं क्यों जाऊं उस क्षेत्र में। तो ऐसे ही प्रतीक यादव के साथ में था। उन्होंने कई दफा पब्लिक डोमेन में आके बात कही है कि राजनीति मेरे बड़े भाई करेंगे, बड़े भाई का मतलब अखिलेश यादव करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और वो प्रतीक यादव की जहां तक जितनी हम लोग जानते हैं, वो बड़ी लग्जरी लाइफ जीते थे। बिल्कुल। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मुझे लगता है कि अभी मेरी बात हो रही थी लखनऊ में किसी पत्रकार मित्र से, उन्होंने बताया कि लखनऊ में सबसे महंगी गाड़ियों के शौकीन वही थे। उनके पास महंगी से महंगी गाड़ियां होती थी, गाड़ियों के बहुत बड़े शौकीन थे, और बहुत लग्जरी लाइफ को जीना वो पसंद करते थे। अब ऐसे में मियाँ बीवी का जो संबंध होता है, वो स्पेस बिल्कुल नहीं बचा था दोनों में। ये होता है भाई मियाँ बीवी शाम को मिलते हैं, खाना खाते हैं, घर परिवार की आते
तरह के क्षण उनके लाइफ में थे नहीं। पूरा जीवन अलग थलग पड़ा हुआ था। अब ऐसे में ये जांच का विषय हो गया कि 5:30 बजे सबसे पहले उनका ड्राइवर भागा है कि भैया को कुछ हो गया है। उन्होंने आसपास के मित्रों को फोन करा है। अब आप इससे अनुमान लगा लो, जो उनका ड्राइवर जो हमेशा उनके साथ में रहता था, उनके पास प्रतीक यादव के मित्रों के नंबर हैं। अखिलेश यादव का नहीं है, उनके घर का नहीं है। अपर्णा को उन्होंने सबसे पहले नहीं बताया, किसको बताया? उनके दोस्तों को बताया। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि संबंध किस कदर खराब हो चुके थे और कितना विच्छेद हो गया था। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और प्रतीक यादव का निधन हो गया है और ऐसे में छोटे भाई के निधन पर अखिलेश यादव ने दुख जताया है और तस्वीरें शेयर की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अखिलेश यादव ने तस्वीरें शेयर की है। प्रतीक यादव के निधन पर, छोटे भाई के निधन पर अखिलेश यादव ने दुख जताया है और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि श्री प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए KJMU भेज दिया गया है और इस समय उनकी पत्नी अपर्णा के भाई भी उनके साथ मौजूद थे। जानकारी के अनुसार प्रतीक यादव 30 अप्रैल को गंभीर हालत में लखनऊ के बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद उनकी हालत में थोड़ा सुधार देखने को मिला और इसके बाद उन्हें अस्पताल में बिना छुट्टी लिए घर जाने का निर्णय लिया। जब उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह से बंद थी और दिल भी रुक चुका था। डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की और इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और शव को पंचनामा और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और ऐसे में सोना चांदी खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा है। विदेश से सोना चांदी मंगवाना होगा महंगा। सरकार ने कस्टम ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सोना चांदी खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा है। विदेश से सोना चांदी मंगवाना होगा अब और भी ज़्यादा महंगा। ऐसे में सरकार ने कस्टम ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब पर अब पहले से ज़्यादा असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने सोना चांदी और अन्य कीमती धातुओं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी में बड़ा इजाफा कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई दरें 13 मई 2026 से लागू हो गई हैं। सरकार के इस फैसले के बाद से देश में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल विदेशों से सोना मंगवाना अब महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर बाजार और ग्राहकों दोनों पर पड़ेगा। सरकार ने सोने पर लगने वाली कुल इंपोर्ट ड्यूटी में 6% से बढ़ाकर उसे 15% कर दिया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% की गई है। इसके साथ ही जबकि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही डेवलपमेंट सेक्स को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की LNG और 45 दिनों की LPG का स्टॉक है। ऐसे में सप्लाई के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। हरदीप पुरी ने दिल्ली में आयोजित CLL एनुअल बिजनेस समिट में PM की बचत की अपील का भी जिक्र किया। इसके साथ ही पुरी ने कहा कि PM ने 2 दिन पहले जो बात कही उसको लेकर अफरा तफरी मचाना बेकार है। PM की बातों को ध्यान से सुने, उसका मनगढ़ंत मतलब ना निकाले। दरअसल PM मोदी लगातार 2 दिनों से लोगों से ईंधन और संसाधनों को कम इस्तेमाल करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पर संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रॉनिक बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। विदेशी यात्राओं से बचें। हरदीप पुरी ने समिट में कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा सप्लाई में आई रुकावटों को बोझ आम जनता पर पड़ने नहीं दिया है। तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वहीं इसको लेकर अब हरदीप पुरी ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 मई को बेंगलुरु दौरे के दौरान मिली जेलेंटियन की छड़ों के बाद से अब अतिरिक्त सामान जो है वो बरामद कर लिया गया है, जिससे धमाका ट्रिगर किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस को 3 दिन बाद वहीं से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और टाइमर भी मिला है और ये सामग्री एक गत्ते के डब्बे में थी। पुलिस ने आशंका जताई है कि जिन लोगों ने इसे वहां पर रखने की कोशिश की वो इसे असेंबल नहीं
कर पाए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री 10 मई को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे और जिसके बाद से विस्फोटक सामग्री कार्यक्रम स्थल के पास कगलीपुरा इलाके के पास से बरामद हुई है। 10 मई को जब पीएम मोदी को बेंगलुरु में कार्यक्रम में जाना था, उसी दिन सुबह 7 बजे करीब पुलिस को एक फोन कॉल आई जिसमें कॉलर ने कहा कि उसने बम लगाया है और इस कॉलर के आधार पर पुलिस जो है हरकत में आई और शहर के इलाकों में एक व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया और कुछ घंटों बाद पुलिस टीम को हाईवे से कुछ मीटर की दूरी पर जेलेटिन का डब्बा भी मिला है और इसी रास्ते से पीएम मोदी का कार गुजरने वाला था। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इसके साथ लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं तमिलनाडु विधानसभा में आज टीवीके सरकार का फ्लोर टेस्ट है। विजय को बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायक चाहिए। 234 सदस्यों की विधानसभा में टीवीके के पास 108 विधायक है। टीवीके को कांग्रेस, लेफ्ट और साथ ही आईयूएमएल और वीसीके को 13 विधायकों का समर्थन मिला है, यानी कि विजय के पास 121 विधायकों का समर्थन है। हालांकि खबर आई है कि एआईएडीएमके के 30 विधायकों का एक गुट विजय को समर्थन दे सकता है और इसी बीच एआईएडीएमके ने पार्टी के सभी 47 विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट में टीवीके के खिलाफ वोट दें, जो कि पार्टी विधायक के निर्देश के खिलाफ काम करेंगे। उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। दरअसल एआईएडीएमके के 2 गुटों में बंटवारे की चर्चा है और एक गुट जो है वो दूसरा गुट सीबी का है और एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद आईएस ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि इसके नेतृत्व में पार्टी आलाकमान ने अधिकारी भी जारी किया है और ऐसे में आज तमिलनाडु में विजय को फ्लोर टेस्ट है और उन्हें बहुमत साबित करना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। इस हत्याकांड मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर की कॉपी सामने आई है। सीबीआई ने इस मामले में गलत तरीके से रोकने, हत्या, आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में दर्ज एफआईआर चंद्रनाथ रथ के भाई द्वारा कराई गई थी। ऐसे में राज्य सरकार के अनुरोध और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से मामले को एसीबी द्वारा दोबारा दर्ज किया गया है। मामला जो है सोमन रथ की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार 6 अप्रैल को रात को करीब 10:10 पर शिकायतकर्ता के भाई जो हैं वो वाहन से जा रहे थे और जब वो शैलेश नगर पहुंचे तो भी वहां पर हथियारबंद हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका और अत्याधुनिक हथियारों से करीब अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ऐसे में बंगाल पुलिस के एफआईआर के सीबीआई ने री-रजिस्टर्ड किया है और शिकायतकर्ता का मानना है कि उसके भाई पर कई लोगों ने बेहद ही संगठित और पेशावर तरीके से हमला किया, जो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। राजधानी दिल्ली में 14 और 15 मई को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। बता दें कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघाची नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने के लिए भारत की अधिकारिक यात्रा पर आ सकते हैं। भारत में ईरान के दूतावास ने एक्स पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ फोटो पोस्ट करके उनकी यात्रा की जानकारी दी है और ऐसे में ईरानी दूतावास ने पोस्ट में लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। भारत में ईरानी दूतावास ने एक्स पोस्ट में आगे लिखा है कि गुरुवार और शुक्रवार यानी कि 14 और 15 मई को भारत की अध्यक्षता में और क्षेत्रीय स्थिरता, बहुपक्षीय सहयोग और साथ ही आर्थिक लचीलेपन पर केंद्रित होकर आयोजित की जाएगी। वहीं वो गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले पीएम मोदी से वो मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किसे क्या बोल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं होता। कनाडा को लेकर कई बार मजाक करने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिकी झंडे के साथ दिखाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पोस्ट वेनेजुएला को अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी का बयान के एक दिन बाद आया है। ऐसे में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मदुरो का अमेरिका ने बंदी बना लिया था और इस हफ्ते की शुरुआत में बताया गया है कि वो वेनेजुएला को यूएस का एक नया राज्य बनाने पर विचार कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वेनेजुएला पर उनका कंट्रोल है। इसके साथ ही मदुरो के पकड़े जाने के बाद से वेनेजुएला संभालने वाली डेल्सी ने वाशिंगटन के साथ रिश्तों में सुधार देखा है और अब ऐसे सुधार भी पास किए गए हैं जिन्होंने वेनेजुएला के माइनिंग और साथ ही तेल सेक्टर कंपनियां और खास करके यूएस की कंपनियों के लिए फिर से खुल गए हैं। हालांकि
लीडर ने कहा है कि उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया है कि देश यूएस का हिस्सा बन जाएगा। वहीं युद्धग्रस्त ईरान में एक बार फिर से धरती कांपी है। ईरान की राजधानी तेहरान में मंगलवार की रात को भूकंप आया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने देश के भूकंप विज्ञान केंद्र के हवाले से बताया कि रात को ईरान की राजधानी तेहरान में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार तेहरान में भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। तेहरान में आए इस भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई भी या फिर जानमाल के नुकसान की खबर निकलकर सामने नहीं आई है और ये भूकंप तेहरान के सीमावर्ती इलाके में आई है। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोगों की नींद खुल गई। उन्हें लगा जैसे कि फिर से अटैक हो गया और ऐसे में सभी अपने घर से बाहर निकल कर भागने लगे और कुछ ही देर बाद समझ में आया कि ये भूकंप है। वहीं राजस्थान में मंगलवार को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही है और ऐसे में 5 जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। बाड़मेर लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पर पारा 48.3 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में चित्तौड़गढ़ बीकानेर का तापमान की अगर बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मध्य प्रदेश में 2 तरह का मौसम देखने को मिला है। एक तरफ रतलामा लगातार तीसरे दिन राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पर पारा 46.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बात करें बारिश और ओले की तो हरियाणा में ओले गिरे हैं। पंचकुला, यमुनानगर और साथ ही गुरुग्राम में तेज बारिश हुई है। यूपी के बरेली और रामपुर में भी तेज रफ्तार से धूल भरी आंधी चली है। इससे सड़क किनारे लगे खंभे उखड़ गए हैं। चलती गाड़ियों पर पेड़ की टहनियां टूटकर गिर गई हैं। और बिहार के जमुई की अगर बात करें तो यहां पर भी बिजली गिरने से एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो तेज आंधी के कारण एक मंदिर की दीवार गिरने से 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं केरल की बात करें तो केरल में भी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गुजरात टाइटंस ने सनराइज हैदराबाद के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के आईपीएल 2026 के मुकाबले में 42 रनों से अपने नाम किया है और इस जीत के साथ जीटी ने 16 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर अपना नाम दर्ज किया है। गुजरात टाइटंस 12 मुकाबलों में 8 जीत के साथ पॉइंट टेबल पर शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, जबकि सनराइज हैदराबाद 12 मुकाबलों में 5वीं हार के बाद तीसरे पायदान पर है। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए और इस टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। इसके बाद से साई सुदर्शन ने निशांत साधु के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।